बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है? ताकि एक कंपनी के बारे में जो उसके यूज़र्स हैं उनको नो हाउ हो कि इस कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, आया प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसके ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, इसकी शेयर मार्केट बढ़ रही है, कम हो रही है, इसके एसेट्स की ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी कंपनी के बारे में कोई जो उसका यूज़र है, जो स्टेक होल्डर है, वो जानना चाहता होता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। और हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली पब्लिश करना पड़ती है, एक बनाना पड़ती है। और जो भी उसकी एंटिटी की पोजीशन होती है, वो भले पब्लिक कंपनी है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाना पड़ती हैं। अगर दूसरी हैं तो उनको भी अपने यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिश करना पड़ती हैं। और एनुअल जनरल मीटिंग में भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूज़र को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द अकाउंटिंग बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड आर यूज्ड बाय द डिफरेंट पीपल इंक्लूसिव ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करती है और जो कंपनी के या जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, यूज़र्स जो होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट भी इसको यूज़ करती है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। According to IASB International Accounting Standard Board framework, financial statements exhibit its users the financial position, यानी कि इन्होंने अपने यूज़र्स को फाइनेंशियल पोजीशन का बताना होता है कि ये कंपनी किस पोजीशन में है। इसके अलावा इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है, कितना इसने प्रॉफिट अर्न किया है, एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एनालिसिस ऑफ एंटिटी, और कंपनी का कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसके बारे में भी इसको बताना होता है। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होती हैं। अकॉर्डिंग टू IASB फ्रेमवर्क देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखने वाली बात है आपके लिए, यहाँ से हमसे क्यों आ सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके अलावा नोट्स, ये भी एक हिस्सा होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बैलेंस शीट की, तो इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ शो की जाती हैं, जो कि कंपनी की ओवरऑल पोजीशन बताती हैं कि इसके एसेट्स कितने और इसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है। और इसके अलावा जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इससे पता चलता है कि जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनकी जो इक्विटी की क्या पोजीशन है, किसका कितना उस कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, कितने किसी की इक्विटीज़ है, कितने शेयर हैं और कितने शेयर की प्राइस क्या है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जिसमें पूरे जो पिछला फाइनेंशियल पीरियड होता है उसमें जितना कैश आया और जितना कैश गया, उसकी भी एक स्टेटमेंट बनती है। इसके अलावा जितनी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसके अगर कोई एक्सप्लेनेटरी रिक्वायरमेंट हो तो वो नोट्स में पब्लिश की जाती है और वहाँ पे उसकी तफसील लिखी जाती है। तो इसको भले आप रीड भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको समरी बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो वही होती हैं। आप इसको वर्ड टू वर्ड भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल होता है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बड़ा की रोल अदा करती है और बहुत अहम हिस्सा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। Cost accounting department prepares reports that help the accounting department in preparing
फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करती है उसको कुछ इनपुट कास्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट भी देती है, जिसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट होती है, और दूसरे नंबर पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट होती है। एक वो कि जो उस फिनेंशियल पीरियड में चीज़ें ओवरऑल प्रोड्यूस हुई, और जितनी प्रोड्यूस होती हैं उतनी सारी की सारी का सेल होना ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कि कुछ बैलेंस एंड पे बच जाए और पड़ा रहे और कुछ उसमें से सेल हो जाए। तो जितनी भी पूरा साल में कंपनी ऑपरेट होती है और उसकी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, ये अलग से एक स्टेटमेंट होती है, और जितनी चीज़ें सेल करती है कंपनी उनकी कास्ट कितनी आई थी कंपनी को, ये भी कास्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। किस किस्म की बिजनेस एंटिटीज़ हो सकती हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है जहाँ रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है, मशीनरी होती है जिसमें प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट फिनिश गुड बनती हैं जिनको सेल करने के बाद कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इस तरह का जहाँ पे प्रोसेस हो रहा हो उसको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कहते हैं। ये सारी तफसील उसी में लिखी होगी। इसके बाद आती है ट्रेडिंग एंटिटी, ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक जगह से चीज़ें परचेज़ करती है और उनको मॉडिफाई नहीं करती, ना चेंज करती है, उनको उसी हालत में एक एरिया से परचेज़ करती है और दूसरी एरिया में जाके सेल कर देती है। इस तरह के बिज़नेस को ट्रेडिंग एंटिटी कहते हैं। इसके अलावा एक और जो एंटिटी होती है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज या इस तरह के सर्विसेज। उनका काम क्या होता है, वो कोई चीज़ बाय नहीं करते, बल्कि जहाँ पे किसी को सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी कंसल्टेंसी एक्सपर्ट सर्विसेज जाके देते हैं और उसके बदले में अर्निंग करते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री जो चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं वो उसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें, कुछ चीज़ें बन के पड़ी होती हैं और कुछ चीज़ें सेल हम कर देते हैं। जो हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं हमारी बिज़नेस में, हमारी एंटिटी के अंदर, उनको इन्वेंट्री कहते हैं। और एंटिटी को इन्वेंट्री जो फर्दर है उसको फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज। जो एक मेन इन्वेंट्री है इसको आप जो है फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। पहले में मटेरियल एंड सप्लाईज इन इन्वेंट्री हो सकता है, इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस इन इन्वेंट्री हो सकता है, इसके अलावा फिनिश गुड्स इन इन्वेंट्री हो सकती हैं। तो ये जो है इन्वेंट्री में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की। ये स्टेज वाइज होती है। जो मटेरियल होता है वो पहली स्टेज में होता है, अगर उस पर कुछ काम हो चुका हो तो उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, अगर उस पर काम कंप्लीट हो चुका हो मैन्युफैक्चरिंग का तो उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। इन्वेंट्री को अगर हम मज़ीद एलाबोरेट करने के लिए देखें तो 3 किस्म के हमारे पास एंटिटीज़ होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है, एक ट्रेडिंग होती है, एक सर्विसेज वाली होती है, जो अभी हमने पढ़ी हैं। ट्रेडिंग एंटिटी और सर्विसेज में कुछ भी मटेरियल और लेबर वगैरह नहीं इन्वॉल्व होता। इसमें क्या होता है, परचेज़ गुड्स इन्वेंट्री, क्योंकि ये एक जगह से चीज़ें बाय करते हो दूसरी जगह पे सेल करते हो, तो जितनी उनके पास चीज़ें होंगी तो उनकी इन्वेंट्री वही चीज़ें होंगी जो इन्होंने परचेज़ करके अपने पास रखी हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज वाली एंटिटी होती है उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, जितना काम अभी प्रोसेस में है बल्कि कंप्लीट नहीं हुआ, जो प्रोसेस में होगा उसको इन्वेंट्री में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जो रॉ मटेरियल परचेज़ करती है और मशीनरी में प्रोसेसिंग के बाद फिनिश प्रोडक्ट को सेल करती है, उसमें इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें आती है, मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और इनकी लोकेशन जो है कहाँ कहाँ पे ये हो सकती हैं, स्टोर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा वर्कशॉप जहाँ पे काम हो रहा होता है, या जो गोदाम वगैरह उसमें हो सकती हैं, या कोई शोरूम है अगर उस एंटिटी का तो उसमें भी मैन्युफैक्चर करने के बाद रखी जाती हैं। और इसके अलावा वर्क प्लेस ऑफिस वगैरह जो है उसमें भी चीज़ें रखी जा सकती हैं या पड़ी होती हैं, तो उनको हम इन्वेंट्री की चीज़ें ही कहते हैं। इसके अलावा जो है मेन जो इस चैप्टर में आपने समझना है, सीखना है, करना है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। कास्ट अकाउंटेंट ही कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाता है, CGS जिसको शॉर्ट में कहते हैं, CGS कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। इसका एक फार्मूला होता है जिसको आपने याद करना भी होता है, और फर्दर इसके क्वेश्चन भी आएंगे जिनको आपने प्रैक्टिस करना है इस फार्मूला को याद करने के बाद। इस फार्मूले को इस स्टेज पे मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ एक प्रोसेस में, उसके बाद आपने इसको रट्टा भी लगाना है। रट्टा लगाने के बाद ही जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा CGS से तो आपने इस फार्मूले से ही उसको सॉल्व करना होता है।
ये एक इनफैक्ट स्टेटमेंट होती है जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐड किए जाते हैं और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। फाइनली हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पे कैसे पहुंचते हैं, ये अब स्टेज वाइज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मटेरियल की बात की जाए तो कोई भी चीज़ बनाने में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यूज़ होते हैं। तो मटेरियल को हम कैसे काउंट करते हैं, जो आप काम फिनेंशियल पीरियड जब आपका स्टार्ट हो तो आपके पास मटेरियल पड़ा हो शुरू से ही, अभी आपने बाय नहीं किया बल्कि आपके पास पहले से ही पिछले साल का कुछ बचा हुआ पड़ा था, उसको आप कहते हैं इन ओपनिंग इन्वेंट्री। लेट्स सपोज एक एंटिटी की बात करें तो उसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,000 की और उस फिनेंशियल पीरियड में उन्होंने कुछ परचेजेस की जिसकी अमाउंट थी 1 लाख। तो अब इनके पास एक कुछ शुरू में पड़ा था, एक इन्होंने कुछ परचेज़ किया। अब टोटल इनके पास कितना अवेलेबल हो गया, दोनों को ऐड करें तो ये अवेलेबल हो गया। इसके बाद अगर आपके एंड पे आपके पास कुछ बच जाता है तो उसको आपने माइनस करना होता है। लेट्स सपोज आपके पास 1,10,000 का मटेरियल पड़ा था और जब आपने साल आपका ख़त्म हुआ, फिनेंशियल ईयर आपका ख़त्म हुआ, तो आपने देखा तो 20,000 का अभी स्टोर आपके पास पड़ा था, मटेरियल पड़ा था। तो उसमें से आप माइनस करें टोटल जो अवेलेबल था और जो एंड में पड़ा था उसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर्स आएंगे वो होगा कि जो आपने मटेरियल यूज़ किया है, इसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये तो हो गया मटेरियल का, यानी कि ओपनिंग प्लस जितना आपने परचेज़ किया लेस करेंगे क्लोजिंग और आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अगर आप अब लेबर की बात करें तो लेबर की आपके पास वैसे ही फिगर है, उसके लिए काउंट करने की इतनी झंझट में नहीं जाना पड़ता। तो लेबर की कास्ट जितनी भी होगी, इन मटेरियल की कास्ट और लेबर की कास्ट को दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाती है प्राइम कास्ट, जैसे हमने पहले भी डेफिनेशन में हमने इसको पढ़ा था। इसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो है उसको आप ऐड करें तो आपके पास टोटल जो कास्ट बनती है उसको फैक्ट्री कास्ट कहते हैं। तो उसके बाद आपने जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है उसको ऐड करना होता है। तो जो आपके पास सम आ जाता है उसको कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अभी यहाँ पे होता है कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ से अगर आपके पास पूरे साल के बाद एंड पे देखते हैं कुछ वर्क इन प्रोसेस एंड पे था तो उसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो आपके पास आ जाएगा उसको आप ज़ाहिर करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब आपके पास आ जाते हैं तो अब आपने देखना होता है कि फ़िनिश गुड्स आपके पास कितनी ओपनिंग स्टॉक में पड़ी थी ये, और उसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और अगर आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फिनिश गुड्स हैं एंड पे, उसको आप उसी ऊपर वाली स्टेटमेंट से माइनस करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स लेस कास्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स, तो आपके पास जो एंड पे बैलेंस बचेगा उसको आप कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड पे जो आपके पास। तो ये फार्मूला है, इसको आपने व्यू करना है कि जो है डायरेक्ट मटेरियल कैसे आपने निकालना है, इसका फार्मूला यहाँ तक है। इसमें आप लेबर की कास्ट ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कास्ट है, उसके बाद एफ का ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कास्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस को आपने डील करना हो तो ओपनिंग को ऐड करना होता है और क्लोजिंग को माइनस करना होता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स को आपने ऐड करना होता है और क्लोजिंग को माइनस करने के बाद आपके पास जब एंड पे आप पहुंच जाते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट आपके पास बन जाती है। तो ये सारी की सारी आपने इसको पहले नोट अपने पास करें, एक फार्मूला लिखें और इसको याद करें। यहाँ पे है कि जो याद करने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं। टू प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फर्स्टली वन नीड्स टू कलेक्ट 6 एलिमेंट्स। आपके पास 6 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। 3 ऑफ दीज बिलोंग टू द कास्ट एंड 3 बिलोंग टू द इन्वेंट्री। 3 उनमें से कास्ट के साथ रेलिवेंट होते हैं और 3 उनके साथ इन्वेंट्री में होते हैं। कास्ट में क्या क्या चीज़ होते हैं, मटेरियल एंड सप्लाईज, लेबर, एफओएच, ये 3 कास्ट के एलिमेंट होते हैं। और जो इन्वेंट्री के एलिमेंट 3 होते हैं वो है मटेरियल एंड सप्लाई जो आपके पास होती है, और इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो ये 6 एलिमेंट आपके पास हों तो आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास जो है मटेरियल कंज्यूम्ड की कैसे आप इन्वेंट्री बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें ऐड करना होता है परचेजेस को और लेस करना होता है जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास जो फिगर आते हैं उसको आप कहते हैं मटेरियल यूज्ड। नोट
अमाउंट ऑफ नेट परचेजेस कम्स अप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन। जो आपकी ये नेट परचेजेस हैं आपने कैलकुलेट की होती हैं, ये भी आपने अगर फ़र्ज़ किया कोई उसमें फ़र्दर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो आपने उसको भी काउंट करना होता है। तो वो कैसे हो सकती हैं, मैं फ़र्ज़ किया परचेज़ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आपने एक साल में परचेज़ किया, उसके बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको उस पर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो माइनस कर लें। अगर आप उनमें से कोई चीज़ें सप्लायर को वापस करते हैं वो भी माइनस कर लें। तो आपके पास जो कैरेज वगैरह है उसको भी जो उस पे चार्जेस वगैरह आते हैं वो ऐड कर लेंगे। और फर्दर जो है तो ये सारी को जो सारी जब ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेज की कास्ट। और जो प्राइम कास्ट होती है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और एक होता है डायरेक्ट लेबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कास्ट आ जाती है। अगर फर्दर हम बात करें टोटल फैक्ट्री कास्ट जो होती है उसमें क्या होता है कि प्राइम कास्ट जो आपने ऊपर कैलकुलेट की थी इसको नीचे लेके आ जाएं। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो है उसमें 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। ये सारे के सारे ऐड करने के बाद आपके पास फैक्ट्री कास्ट बनती है और इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाती है। अब ये जो है जो प्राइम कास्ट में आपका मटेरियल यूज़ हो रहा था उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और इनडायरेक्ट जो छोटा मोटा मटेरियल होता है उसको आप एफओएच में डालते हैं। एक लेबर होती है जो डायरेक्ट लेबर होती है, और इनडायरेक्ट लेबर जो होती है छोटा मोटा जो काम होता है उसको एफओएच में डालते हैं। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या किराया है या डेप्रिसिएशन की जो कास्ट है उसको आप एफओएच में ही काउंट करते हैं। अच्छा जी, फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। आपने ये फार्मूला याद करने के बाद इन को ये 6 एलिमेंट आपने मुख्तलिफ जो आपके पास हो जाएंगे तो आपने उनको अप्लाई करके फार्मूले में इंसर्ट करने के बाद सॉल्व करना है। और ये 4 क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, आपने इन पे प्रैक्टिस करना है। नहीं होते कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेशन जब आपका आएगा तो उसको आपने उस वक्त अटैम्प्ट करना है जब इन पे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं उनमें इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है। लेकिन आपने प्रैक्टिस इन पे करनी है। इनमें आपके पास चीज़ें मैं थोड़ा सा हिंट भी देता जाऊँगा। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू जैन एंड कंपनी, उसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आपको दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी वर्क इन प्रोसेस भी है, और परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर की कास्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है। तो ये सारी की सारी आपके पास चीज़ें दी हुई हैं। आपने प्राइम कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कास्ट होती है, और टोटल फैक्ट्री कास्ट आपने निकालनी है डायरेक्ट मटेरियल और जो है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो आपने ये सारा कैलकुलेट करना है और इसको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाएगा। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको नोट करेंगे अपने पास। यहाँ पे इसको वीडियो को पहले स्टॉप करें और जो आपके ये डिजिट्स अमाउंट्स दी गई हैं इनको लिखने के बाद आपने रिक्वायरमेंट इसमें कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट एफओएच की कास्ट आपने कैलकुलेट करनी है। इसमें अभी तक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक्सप्लेनेशन अभी तक आपने नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं। आपने इसमें से प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल मैन्युफैक्चर्ड कास्ट, तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड कास्ट आपने बनानी। अभी भी आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पे नहीं पहुंचेंगे, तो ये भी आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अपनी तरफ से ट्राई करें। जब मैं इसको सोल्यूशन करूँगा तो आप देख लेंगे कि आपने गलती कहाँ पे की। इस क्वेश्चन को भी अपने पास नोट कर लेंगे। और ये जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें दी होंगी और इसमें मुख्तलिफ़ सारे की सारी चीज़ें आपने बनानी होंगी। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैलकुलेट कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेट प्राइम कास्ट आपने करनी है, इसके बाद कैलकुलेट फैक्ट्री कास्ट। तो ये तीनों आपने कैलकुलेट करनी है। और अगर आप कोशिश करें कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाएं, अगर आपको सारी चीज़ें समझ भी आती हैं और आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट सेशन में इनका हम सॉल्यूशन करेंगे और आपकी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे।